अध्याय 296 खेल में प्रवेश करना। आज स्कूल खत्म होते ही ली जेन अपनी दादी के घर चला गया। उसने सुना कि उसकी बचपन की पसंदीदा चाची और उसका परिवार उससे मिलने लिन सिटी आए थे। वह हाल ही में अच्छे मूड में थे। हालांकि उनके सबसे छोटे चाचा हाल ही में परेशानी में थे, लेकिन चीजें बिना किसी बड़े मुद्दे के शांत हो गई थी। अंत में शेंग परिवार ही गलत था। शेंग न्यान उसके चाचा की पत्नी हुआ करती थी, फिर भी उसने अपने चाचा पर कथित बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया था। वह बिल्कुल अनुचित थी। ली जेन ने सोचा कि उनके सबसे छोटे चाचा लू मिंग शेंग परिवार के प्रति अत्यधिक भावुक और बहुत नर्म थे। शेंग नियान जैसी महिला पर उसके चाचा द्वारा धमकाने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि चूंकि लू मिंग का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए ली जेन ने कुछ भी कहने से परहेज किया। फिर भी अंदर ही अंदर उसके मन में शेंग परिवार के प्रति द्वेष था। लिन वेई के घर पर लोगों के एक बड़े समूह ने लिन ही को घेर लिया और सभी शादी के बाद उसके जीवन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। लिन ही ने घबराकर अपने पति की ओर देखा, जो पहले से ही अधीरता के लक्षण दिखा रहा था। उसने नम्रता से अपना सिर हिलाया और कहा, झोनान मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। चाची, चचेरी बहन, कृपया चिंता न करें, यह अच्छा है। लिन वेई ने अपनी बेटी वूफी के साथ एक नजर डाली और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मजाक देखा। वे दोनों अनुभवी थे और आसानी से बता सकते थे कि लिन ही के पति झोनान एक आसान इंसान नहीं थे। लिन ही में अन्याय होने के स्पष्ट लक्षण देखकर उन्हें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि उसने अपनी शादी के बाद कितना कष्ट सहा था। हालांकि उनका लिन ही के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। यदि मेई शू का अनुरोध नहीं होता तो लिन वेई को इस भतीजी की याद भी नहीं आती। लेकिन अब जब लिन ही और उसका परिवार आ गया था, तो उसे दूसरों को गपशप करने के लिए कुछ देने से बचने के लिए उनका उचित मनोरंजन करने की आवश्यकता थी। उसने लिन ही का हाथ पकड़ा और सांत्वना देते हुए कहा, चूंकि आप इतनी दूर से आए हैं तो जाने में जल्दबाजी न करें। कुछ समय के लिए लिन सिटी में क्यों नहीं रुकते? मेरे पास इस पड़ोस में एक खाली अपार्टमेंट है, आपका पूरा परिवार इसमें रह सकता है। हम पास पास रहते हैं और एक दूसरे का साथ देना अच्छा होगा। जब आवाज का विषय आया तो झोनान का चेहरा खुशी से चमक उठा। चाची, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप वाकई हमें अपने अपार्टमेंट में रहने देने को तैयार हैं? सच कहूं तो लिन ही और मेरे पास हाल ही में पैसे की तंगी है और हम किराया नहीं दे सकते। अगर आप हमें इतने अच्छे पड़ोस में रहने देंगे तो हम आपको किराया नहीं दे पाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन परिवार के खर्च पर मुफ्तखोरी करने की कोशिश कर रहा था। लिन ही को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत मना करने की कोशिश की। पति, हम यहाँ सिर्फ मौसी से मिलने आए हैं। हम थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। आप किराए या बिना किराए की बात क्यों कर रहे हैं? हालांकि झोनान सहमत नहीं थे। हमें ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है, हमारे पास यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे पास हर महीने घर पर भुगतान करने के लिए बंधक है और हमारे पास किराए के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा कि हम आपसे कोई किराया लेंगे। लिन वेई गुप्त रूप से तिरस्कारपूर्ण थी, लेकिन सतह पर वह काफी मिलनसार दिखाई देती थी। आप बिना किसी चिंता के यहाँ रह सकते हैं, इसे मेरे साथ आने जैसा समझें। झोनान, आपने बताया था कि आप निर्माण कार्य में काम करते हैं। लिन सिटी में मेरे कुछ दोस्त इस उद्योग में काम कर रहे हैं। मैं उन्हें आपसे मिलवा सकता हूं और लिन सिटी में काम करना निश्चित रूप से उस छोटे से चौथे स्तर के शहर की तुलना में अधिक लाभदायक होगा। चाची, यह उचित नहीं है। लिन वह मना करने ही वाला था। हालांकि झोनान ने पहले कार्रवाई की, इस डर से कि लिन वेई अपना मन बदल सकती है। चाची, ये बहुत अच्छा है। आपके शब्दों से हम लिन सिटी में रहते हुए निश्चिंत हो सकते हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जब मैं भविष्य में सफल हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपकी दयालुता का बदला चुकाऊंगा। अच्छा। लिन वेई ने अपना चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और अपना तिरस्कार छुपाया। कई वर्षों तक पुरुषों के साथ व्यवहार करने के कारण वह आसानी से एक नज़र में उनके चरित्र का अनुमान लगा सकती थी। झोनान अतिशयोक्तिपूर्ण था और उसने उसके सामने खोखले वादे करने का साहस भी किया। एक बार जब मेई शू ने वह काम पूरा कर लिया जो वह करना चाहती थी, तो उसे कुछ तनाव दूर करने के लिए उसके साथ ठीक से व्यवहार करना होगा। ओह, मेरा पेट अभी भी दर्द करता है। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, बाथरूम का दरवाजा खुला। ओल्ड वान बाहर आए, अपना पेट पकड़कर और आहें भरते हुए। बाथरूम से अप्रिय गंध लिविंग रूम में फैल गई। लिन वेई की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह इसे सहन नहीं कर सकी। वह खड़ी हुई और डांटते हुए बोली, श्रीमती वान, क्या आप शौचालय में फ्लश करना भूल गईं? इससे इतनी बुरी गंध कैसे आ सकती है? क्या मैं शौचालय का उपयोग करना नहीं जानता? हम देहात के लोगों में आपके शहरी लोगों जैसी आदतें नहीं हैं। हमारे गांव में हम पानी बचाने के लिए महीने में एक बार शौचालय में फ्लश चलाते हैं। ओल्ड वांग ने उत्तर दिया, सीधे लिन वेई के पास चलते हुए और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। ये स्पष्ट था कि उसने अपने हाथ नहीं धोए थे।
लिन वेई घृणा के साथ चले गए और नौकरानी को तुरंत बाथरूम साफ करने का निर्देश दिया। श्रीमती वान, शहर में ये ग्रामीण इलाकों से अलग है, कुछ आदतें बदलनी चाहिए। बूढ़ा वान बेपरवाह था। ओह, कुछ भी क्यों बदला जाए? इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में क्या गलत है? क्या मेरे परिवार की उस मिस की उस समय ग्रामीण इलाकों में मेरे द्वारा अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाती थी? उसकी आपकी जितनी मांगे नहीं थीं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ली जेन ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा। क्या आप मेइशू के बारे में बात कर रहे हैं? बूढ़ी वांग ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ये सही है, ये वह है। वह कृतघ्न। मैंने ग्रामीण इलाकों में उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और अब वह मेरे परिवार में वापस चली गई है, उनकी युवा महिला बन गई है। वह ये भी नहीं जानती कि मुझे ठीक से कैसे चुकाना है। अध्याय 297 काला इतिहास। तो जब मेइशू ग्रामीण इलाकों में थी तो आपने उसका ख्याल रखा था? ली जेन ने कहा। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उस मामले में आपको उसे अच्छी तरह से जानना होगा। बेशक, मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। उसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? उसके बाद ओल्ड वांग ने ली जेन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे अच्छे कपड़े पहने हुए देखकर उसने तुरंत हल्की सी मुस्कान बिखेरी और पूछा, युवा मास्टर, क्या आप मेइशू को जानते हैं? मैं पढ़ता हूँ। वह मेरे जैसे ही स्कूल में जाती है। हम दोनों लिन सिटी फर्स्ट हाई स्कूल में पढ़ते हैं। ली जेन ने अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हुए उत्तर दिया। ओल्ड वांग ने उपहास करते हुए कहा, वह एक अच्छा स्कूल नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके ग्रेड के साथ यह आश्चर्य की बात है कि कोई भी स्कूल उसे स्वीकार करेगा। क्या उन्हें डर नहीं है कि वह दूसरों को रोक देगी? ये सुनकर लिन वेई को थोड़ा गुस्सा आया। आखिरकार उसका प्रिय पोता भी उस स्कूल में पढ़ता था। पुराने वान की टिप्पणियां परोक्ष रूप से ली जेन को भी अपमानित कर रही थी। माँ, लिन ही ने देखा कि उसकी चाची खुश नहीं थी और उसने जल्दी से ओल्ड वान का हाथ खींच लिया। मैंने सुना है कि वह जिस स्कूल में पढ़ती है वह लिन शहर का सबसे अच्छा हाई स्कूल है। कृपया आधारहीन टिप्पणियां न करें। क्या मैं निराधार टिप्पणियां कर रहा हूँ? बूढ़े वांग ने अप्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। उसने प्रवेश पाने के लिए कनेक्शन का उपयोग किया होगा। आजकल ये स्कूल शिक्षक पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेइशू के ग्रेड इतने खराब थे कि कोई ग्रामीण स्कूल भी उसे नहीं चाहेगा। वह कुछ शर्तों को पूरा किए बिना इतने अच्छे स्कूल में कैसे प्रवेश ले सकती है? ली जेन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में मेइशू के ग्रेड बहुत खराब थे, लेकिन उनका वर्तमान शैक्षणिक प्रदर्शन उत्कृष्ट है? वह जरूर धोखा दे रही होगी। वह कृतघ्न आदतन चोर है। बूढ़ी वान कुछ समय से ही मेइशू के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वह पहले ही उसके बारे में काफी नकारात्मक बातें कह चुकी थी। ये स्पष्ट था कि मेइशू के साथ उसका रिश्ता भयानक होना चाहिए। जिसने बताया कि लिन सिटी लौटने के बाद से मेइशू ने ओल्ड वांग और उसके परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? लिन वेई शायद अब मेइशू के इरादों को समझ गए थे। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, यह मानते हुए कि लड़की बदला लेने के लिए ओल्ड वान को वापस बुलाना चाहती थी। आखिरकार मेइशू एक बचकानी स्वभाव वाली बच्ची ही थी। वह इस सारी परेशानी से सिर्फ एक बूढ़ी औरत से मिलने के लिए गुजर रही थी जो अपनी मृत्यु के करीब थी। अब जब लिन वेई को मेइशू के इरादों का पता चल गया था तो वह आराम कर सकती थी। जब तक मेइशू का अंतिम लक्ष्य उन्हें निशाना बनाना नहीं था, लिन वेई को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ओल्ड वांग और उसकी भतीजी और उसकी भतीजी के पति से बदला लेने के लिए वह क्या करना चाहती थी, इसका लिन वेई से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, हम काफी समय से बातें कर रहे हैं, अब रात के खाने का समय हो गया है, लिन वेई ने खड़े होते हुए मुस्कुराते हुए कहा। भीड़ के साथ वह भोजन कक्ष में चली गई। झोउनान ने कभी भी इस तरह की फिजूल खर्ची का अनुभव नहीं किया था। वह अपनी प्रतीक्षा कर रहे कई नौकरों के बारे में सोचकर उत्साह में अपने हाथ रगड़े बिना नहीं रह सका। लिन वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे उसकी मौसी के सामने शर्मिंदा करे, इसलिए उसने तुरंत उसे पीछे खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, बाद में मेरी मौसी से और कुछ भी स्वीकार मत करना। मुझे डर है कि वह हमें तुच्छ समझेगी। आप क्या जानते हैं? झोउनान अधीर थी और उसने अपना हाथ दूर कर दिया। फिर लिन वेई की पीठ पर एक नजर डाली। उसने अपनी आवाज धीमी की और चेतावनी दी, अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह सच नहीं होता कि तुम्हारी चाची के पास पैसा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह बीमार पड़ जाता? क्या आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं कितना पैसा कमा सकता था? लिन उन्होंने बहस करने की हिम्मत नहीं की। जब से उसकी शादी हुई थी तब से वह अपना घमंड निगलने की आदी हो गई थी। झोउनान का स्वभाव बुरा था और उसे जुए की भी लत थी। जिसे उन्होंने पैसा कमाना कहा था, वह सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए कैसीनो में जाना था। यदि वह जीतता तो वह कुछ शराब खरीदता और घर पर पीता, और यदि वह हार जाता तो वह अपना गुस्सा उस पर उतारता। पिछली बार उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि आधे महीने तक उसकी आंखें काली और नीली पड़ गई थीं। अब जैसे ही वह ठीक होने लगी थी, उसे तत्काल लिन वेई के घर बुलाया गया। हालांकि चूंकि वे उसकी मौसी के घर पर थे, वह खुद को और अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहता था।
उसने साहस जुटाया और धीमी आवाज में उसे सलाह दी, झूनान, चाहे कुछ भी हो, इस बार लिन सिटी में तुम्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मेरी चाची ने अभी कहा था कि वह तुम्हें नौकरी दिलवाएगी। तुम लिन सिटी में जाकर जो पैसा कमाते हो उसे जुआ नहीं खेल सकते। आपको हमारे छोटे परिवार की आजीविका पर विचार करना चाहिए। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये सब तुम्हारे लिए ही है कि मैं जुआ खेलने जाता हूँ। अगर तुम परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें अभी पीट पीट कर मार डालूंगा। झूनान चिढ़ गया और उसने उस पर अपनी मुट्ठी भी लहराई। लिनहे ने डर के मारे जल्दी से अपना सिर छिपा लिया। झूनान ने उसे एक बार जमकर चेतावनी दी और फिर एक सुखद मुस्कान के साथ लिन वेई की ओर मुड़ा और टोस्ट की पेशकश की। ली जेन अभी भी ओल्ड वांग से ग्रामीण इलाकों में मेई शू के घोटालों के बारे में और बताने का आग्रह कर रहा था। बूढ़ी वांग दर्शकों को पाकर बहुत खुश हुई और उत्साहपूर्वक कहा, एक युवा महिला के रूप में उसकी वर्तमान उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। वह ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार के अनैतिक काम करती थी, अपनी कक्षा के एक लड़के के साथ छिपकर घूमती थी। कभी कभी वे आधी रात को चुपचाप बाहर निकल जाते थे। कौन जानता है कि वे क्या कर रहे थे? ली जेन बिल्कुल यही सुनना चाहता था और वह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, क्या वे रोमांटिक रिश्ते में थे? बूढ़ा वांग तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। एक रोमांटिक रिश्ता? गांव में उस लड़के का परिवार सबसे धनी लोगों में से एक है। उसे उसमें रुचि कैसे हो सकती है? उसने उसके साथ बस एक खिलौने की तरह व्यवहार किया। मेई शू एक निम्न श्रेणी की कुतिया से अधिक कुछ नहीं है। अध्याय 298 तस्लीम। इन शब्दों को सुनने के बाद भी ली जेन ने उन्हें अपर्याप्त पाया और पूछना जारी रखा, तो क्या ये सिर्फ आपकी अटकलें हैं, या क्या आपने इसे स्वयं देखा है? क्या उसने और उस व्यक्ति ने वास्तव में कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था? ये सुनकर बूढ़ी वांग तुरंत दुखी हो गई। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेई शू का निश्चित रूप से उस लड़के के साथ एक असामान्य रिश्ता था। जब मेई परिवार ने उसे वापस लाने के लिए लोगों को भेजा तो वह लड़का उसे छोड़ने भी आया और वह उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी। वह वास्तव में कुतिया है। ली जेन ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराया। मैं समझ गया, वह आदमी अब क्या कर रहा है। ओल्ड वांग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वह भी अब स्कूल जा रहा है। ऐसा लगता है कि वह राजधानी शहर के कॉलेज में है। वैसे आप मेई शू के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुम्हें उसमें रुचि है या कुछ और? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ली जेन ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मुझे वह परेशान करने वाली लगती थी और मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं मिला। आज आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बारे में गलत नहीं था। मेई शू वास्तव में योग्य नहीं है। बिल्कुल, वह एक घृणित छोटी फूहड़ है। ओल्ड वांग अपने और ली जेन के बीच के माहौल का फायदा उठाते हुए तुरंत सहमत हो गई। उसने अपने बेटे के लिए विषय बदल दिया। ठीक है जियो जेन, अब जब हम सभी परिवार हैं, अगर आपकी चाची और चाचा लिन सिटी में रहते हैं तो उनकी देखभाल करने में मदद करना न भूलें। चिंता मत करो, हम सभी परिवार हैं। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, ली जेन ने आश्वासन दिया। वू फी ने अपने बेटे को नाराज नजर से देखा और उसे इस गंदी बूढ़ी औरत के साथ न जुड़ने का संकेत दिया। ली जेन को संकेत मिल गया और वह चुपचाप अपनी मां के पास लौट आया। वू फी ने फुसफुसाते हुए कहा, आप ग्रामीण इलाके की उस बूढ़ी महिला के साथ बातचीत में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? भविष्य में उसके जैसे लोगों से बात न करें। मैं समझता हूँ माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। ली जेन ने एक शरारती मुस्कान और आंखों में एक अजीब चमक के साथ उत्तर दिया। अचानक उसके पास मेई शू से निपटने की एक शानदार योजना थी। मेई शू को नो आई हाई स्कूल में बहुत लोकप्रियता हासिल थी और हर कोई उसे पसंद करता था। ली जेन ये सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प थी कि उसके लिए यह आसान नहीं होगा। वह अतीत में उसके द्वारा किए गए सभी मूर्खतापूर्ण कामों को उजागर करना चाहता था ताकि नो आई हाई स्कूल के छात्र देख सके कि उनकी प्यारी देवी वास्तव में किस तरह की व्यक्ति थी। एक दिन स्कूल के बाद वेन मियाओ ने जानबूझकर अपना होमवर्क जल्दी खत्म किया और आराम करने के लिए मेई शू को दूध वाली चाय के लिए आमंत्रित करने आई। मेई शू को यह दोस्त पसंद आया और उसकी कोई अन्य योजना नहीं थी, इसलिए वह सहमत हो गई। लू यान एक रात पहले अपनी मां के साथ मेई शू की निजी मुलाकात के बारे में सोच रही थी। वह आज उससे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेई शू उससे बच रही थी। उसे पूरे दिन उससे बात करने का अवसर नहीं मिला। लू यान के पास कक्षा छोड़ने और मेई शू की कक्षा के बाहर इंतजार करने के लिए बाथरूम जाने का बहाना इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वेन मियाओ और मेई शू कक्षा से बाहर निकले, लू यान, जो चिंतित हो रहा था, उनसे टकरा गया। लू यान, क्या आप यहाँ मेई शू को देखने आए हैं? वेन मियाओ ने लू यान को देखा, फिर मेई शू को, और मेई शू का हाथ छोड़ते हुए अपने दिल की कड़वाहट को दबा लिया। चूंकि लू यान शू से बात करना चाहता है, मैं पहले निकल जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। मेई शू ने उसे पकड़ लिया, फिर लू यान की ओर देखा। क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? जैसा कि अपेक्षित था, लू यान ने सिर हिलाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या ये सुविधाजनक है?
हाँ, नहीं, एक साथ दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। पहला मेशू से था और दूसरा झोली से था। यान, आंटी ने कहा कि वह नहीं चाहती कि अब आप उनसे कोई संपर्क रखें। आप अब भी उनसे अकेले में मिलने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? झोली ने उसकी बांह पकड़ ली और मेशू की ओर घूरकर कहा, हम सगाई करने वाले हैं। क्या आप कृपया उसके साथ शामिल होना बंद कर सकते हैं? मुझे जाने दो। लू यान का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी बंद मुट्ठी ने संकेत दिया कि उसकी भावनाएं विस्फोट के कगार पर थीं। वह आमतौर पर शांत और सौम्य थे और शायद ही कभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते थे। इसलिए जब उसने ऐसा किया तो ये काफी डराने वाला था। झोली कांप गई और उसने अपना हाथ छोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आह यान, तुम सिर्फ उसके लिए आंटी की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो। क्या वह वास्तव में इतनी महान है? बेशक, वह बहुत अच्छी है। लू यान ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए चाहे तुम मेरी माँ को कितना भी खुश कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमसे सगाई करना तो दूर की बात है। झोली की भावनाएं बिखर गईं और उसके होंठ एक पल में पीले पड़ गए। आह यान, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आप आंटी की इच्छाओं की भी अवहेलना कर रहे हैं? क्या तुम अब उसकी बात नहीं सुनते? लू यान के चेहरे पर अत्यधिक घृणा के भाव थे। यह मेरे परिवार का मामला है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। पहले मैंने तुम्हारे व्यवहार को सहन कर लिया था क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम इतनी दूर चले गए हो तो मुझे तुम्हें और सहन करने की आवश्यकता नहीं है। झोली, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए कृपया मुझसे दूर रहो। क्या कहा आपने? झोली कांप उठी। उसका हाथ दीवार पर था और उसे अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। अध्याय 299 लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लू यान ने बिना किसी भावना के दोहराया। झोली के चेहरे से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसने अपने गाल ढंक लिए और शर्मिंदगी में भागने वाली थी, लेकिन ली जेन से टकरा गई जो धीरे धीरे आ रही थी। मेरे रास्ते में कुत्ता क्यों है? झोली ने ली जेन के प्रति अपनी हताशा व्यक्त की जो अचानक प्रकट हुई थी। आपके पास मुझे डांटने का समय है, लेकिन आप उस लड़के को वापस नहीं पा सकते जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ली जेन ने व्यंग किया और भौं उठाई। तुम बिल्कुल बेकार हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेशू के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकता? वह मुझसे कहीं ज्यादा भाग्यशाली है। वह लू यान से 1 साल पहले मिल चुकी है। झोली ने अपनी आस्तीनें भींचते हुए अपने आंसू पोंछे और कसम खाए, मैं और यान को वापस जीतूंगी। क्या आप कर सकते हैं? ली जेन ने जानबूझकर उसे उकसाने के लिए अपमानजनक अभिव्यक्ति दिखाई। झोली जाल में फंस गया और भी क्रोधित हो गया। बस तुम रुको। अंत में लू यान मेरा हो जाएगा। उसने पहले ही लू यान के परिवार का अनुग्रह अर्जित कर लिया था। थोड़े और प्रयास के साथ उसे विश्वास हो गया कि लू यान अंततः उसकी अकेली हो जाएगी। आप काफी आश्वस्त लग रहे हैं, ली जेन ने अपनी मजाकिया अभिव्यक्ति को दबाते हुए और दिलचस्पी से उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं लू यान को मेशू से पूरी तरह से निराश करने का एक तरीका जानता हूँ। क्या आप मेरे साथ सेना में शामिल होना चाहते हैं? दूसरी ओर चूंकि झोली अब रास्ते में नहीं था, मेशू वेन मियाओ और लू यान के साथ पास की बबल टी की दुकान पर गई। उन तीनों को बैठने के लिए एक शांत कोना मिल गया। वेन मियाओ ने उन दोनों को अकेला छोड़कर स्वेच्छा से बबल टी खरीदने के लिए कहा। चूंकि हस्तक्षेप करने के लिए आसपास कोई नहीं था, अंततः लू यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगा कि आप अब मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे, मेशू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? आह यान, क्या तुम्हें हमारी दोस्ती पर इतना कम भरोसा है? लू यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसका स्वर गंभीर हो गया। मेशू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मेशू ने ऊपर देखा और कहा, आगे बढ़ो। लू यान ने अपनी नाक पोंछी, साहस जुटाया और पूछा, अपने दिल में तुम मुझे वास्तव में कैसे देखते हो? मेशू समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है और उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आह यान, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। मुझे आशा है कि एक दिन तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जिसे तुम वास्तव में पसंद करते हो और उसके साथ अपना जीवन बिताओगे, साथ में बूढ़े होगे। जहां तक मेरी बात है, मैं यहाँ आपके मित्र के रूप में रहूंगा और पृष्ठभूमि से चुपचाप आपका समर्थन करूंगा। लू यान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी, रोने से भी ज्यादा भद्दी। मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता था। सभी यान, प्यार इस दुनिया में सबसे अप्रत्याशित भावना है, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जा सकती है। मेशू को पता था कि उसकी बातें उसे दुखी कर सकती हैं, लेकिन इस मामले में देरी नहीं की जा सकी। ये जितना अधिक समय तक चला, उतना ही अधिक नुकसान हुआ। लू यान उसके इरादों को समझ गया और अपनी मुस्कान वापस पाने से पहले कुछ देर चुप रहा। दरअसल मैं भी तुम्हारे साथ आजीवन दोस्त रहना चाहता हूँ। अब ऐसा लगता है कि हम वास्तव में एक दूसरे को समझते हैं, है ना? मेशू उसकी स्पष्ट शब्दावली से हैरान थी, लेकिन उसने उसकी आंखों में आशा भरी नजर के जवाब में सिर हिलाया। हाँ, हम हमेशा सबसे अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं।
एक 11 हमेशा अपनी बचपन की दोस्ती को संजोकर रखें। एक बार जब उन्होंने माहौल साफ कर लिया तो उनके बीच का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। वेन मियाओ ने अंततः राहत की सांस ली और 3 कप बबल टी के साथ वापस लौटे। स्कूल के बाद बबल टी की दुकान पर बहुत भीड़ होती है। आखिरकार मुझे कुछ मिल ही गया। मेई शू ने धन्यवाद भरी मुस्कान के साथ बबल टी ली। आज आपने बहुत मेहनत की है। आपने हमें बबल टी नहीं खिलाई तो कल दोपहर के भोजन के लिए मैं आपको और लू यान को खिलाऊं तो कैसा रहेगा? जरूर। पिछली बार कैफेटेरिया ने ब्रेस्ड पोर्क बनाया था जो मुझे बहुत पसंद है। कल आप हमें दावत दे सकते हैं और मैं जी भरकर खा सकता हूँ। वेन मियाओ खुशी से सहमत हो गई। उसकी आंखें लू यान की ओर देखने लगी। ये देखकर मेई शू ने सक्रिय रूप से पूछा, यान, क्या तुम कल एक साथ दोपहर का भोजन करना चाहते हो? जरूर, लू यान ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। वेन मियाओ की आंखें खुशी से छलक उठी। यह आश्चर्यजनक है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अध्ययन के देवता लू यान के साथ भोजन करने का मौका मिलेगा। आपको मुझे ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, लू यान ने विनम्रता से उत्तर दिया। चूंकि आप शुए के दोस्त हैं, आप स्वाभाविक रूप से मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। आपसे आप मुझे केवल यान ही कह सकते हैं। जैसे ही वह बोला, उसकी आंखें चमक उठी, मानो वे चांदनी से भर गई हों। वेन मियाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अचानक चक्कर आने लगा। एक पल के लिए वह लू यान के सौम्य और शांत चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं देख सकी। क्या मैं सचमुच तुम्हें ऐसा कह सकता हूँ? यान, वेन मियाओ ने झिझकते हुए पूछा। बस उन कुछ शब्दों के साथ उसका दिल ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। लू यान ने अपनी दोस्ताना मुस्कान बनाए रखी और कहा, बेशक ये सच है। हम सभी सहपाठी हैं, तो मुझे भगवान क्यों कहा जाए? उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया था। उन्हें बस यह महसूस हुआ कि एक छोटी लड़की का उन्हें लगातार भगवान कहना थोड़ा शर्मनाक था। उसे नहीं पता था कि इस अपमानजनक टिप्पणी ने उसके दिल में एक क्षणिक हलचल पैदा कर दी, एक ऐसी स्मृति जिसे वह दशकों तक संजोकर रखेगी। अध्याय 300 उसके अतीत का पता लगाना। ये योजना अच्छी तरह से बनाई गई है, लेकिन चू परिवार के पास अपने स्वयं की सौदेबाजी के चिप्स भी हैं। हम संतुष्ट नहीं हो सकते। प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना जारी रखें और अगले सोमवार तक पूरी योजना मेरे ईमेल पर भेजें। कार्यालय में लूसी ने धीरे से उसके सामने दस्तावेजों को बंद कर दिया और उसकी दुखती कनपटी को थके हुए तरीके से रगड़ा। जियांग, उन्होंने सलाह दी, मास्टर सी, आपको आज जल्दी घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। आप हाल ही में काम से अभिभूत हो गए हैं और आपका स्वास्थ्य इसे संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। लूसी ने इस स्वास्थ्य मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक सीईओ के पद पर होने के कारण उन्हें वह करना था जो उनसे उस भूमिका में अपेक्षित था। उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में उनका अपना स्वास्थ्य महत्वहीन लग रहा था। लेकिन एक सचिव के रूप में जियान को उसे सही समय पर याद दिलाना पड़ा। आपके दादाजी द्वारा आयोजित शारीरिक जांच इस सप्ताह के अंत में है और मैं आपको चेकअप के लिए अस्पताल जाने के लिए आधा दिन खाली कर दूंगा। यह आपके दादाजी की भी इच्छा है। वह जानता था कि अगर उसने लूसी के दादा का जिक्र किया तो लूसी निश्चित रूप से मना नहीं करेगी। वास्तव में उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति वाले मास्टर सी इस पर आसानी से सहमत हो गए और फिर लापरवाही से पूछा, लिन परिवार के लोगों को लिन शहर में आना चाहिए था, है ना? क्या मेशु अभी तक उनसे मिले हैं? अभी नहीं, जियांग हे ने अपना सिर हिलाया। लूसी ने अजीब स्वर में पूछा, फिर उसने आज स्कूल के बाद क्या किया? जियांग, वह एक पल के लिए झिझका लेकिन उसने ईमानदार होने का फैसला किया। मिस मेशु स्कूल के बाद मास्टर लू यान के साथ बबल टी के लिए गई थी। एक पल में लूसी का शरीर तनावग्रस्त हो गया। सिर्फ वे दोनों, एक और महिला छात्रा उनके साथ थी, वही सहपाठी जिसने पिछली बार उनके साथ भोजन किया था। जियांग हे ने ध्यान से उसे याद दिलाया। मास्टर लू यान आपका भतीजा है, मास्टर सी। लूसी ने ठंडे स्वर में बोलते हुए उस पर तिरछी नजर डाली। अगर यह सच नहीं होता कि यह लड़का मेरा रिश्तेदार है, तो क्या आपको लगता है कि मैं अब तक उसे बर्दाश्त कर पाता? जियांग हे ने उसकी नाराजगी का पता लगाया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। मास्टर सी, मिसेज लू मेशु पर अपने रुख को लेकर बहुत दृढ़ हैं। वह केवल मिस मेशु को दूर भगाना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि मास्टर लू यान उसकी वजह से परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। घोंसले में एक नवेली छोटी गौरैया, उसे परिवार से क्या विरोध करना है? लूसी ने व्यंग्य किया। भूल जाओ, चलो उसके बारे में चिंता न करें। झोउ परिवार, विशेषकर झोउ ली की पृष्ठभूमि की जांच करने में मेरी मदद करे। वह लू परिवार में अपना रास्ता धोखा देना चाहती है। उसका अतीत मेरी भाभी के सामने उजागर कर दो, समझा? ये सुनकर जियांग हे ने तुरंत झोउ परिवार, विशेष रूप से झोउ ली की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्र की। उन्होंने चुपचाप इसे किसी और के माध्यम से श्रीमती लू तक पहुंचाया। ये युवा महिला झोउ ली है ना? वह काफी सुंदर दिखती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसे इतना पसंद करते हैं, श्रीमती सन ने मुस्कुराते हुए कहा और झोउ ली द्वारा दिया गया चाय का कप स्वीकार कर लिया, जो लापरवाही से कार्ड खेल रही थी।
आप दोनों कब सगाई करने की योजना बना रहे हैं? श्रीमती लू मुस्कुराई और झोली का हाथ थपथपाया। इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें दोनों बच्चों को धीरे धीरे अपनी भावनाओं को विकसित करने देना चाहिए। एक बार जब वे स्नातक हो जाएंगे तो यह उनके लिए सगाई करने का सही समय होगा, है ना? वाह, तुम बहुत भाग्यशाली हो, श्रीमती सन ने झोली के हाथ को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। युवा महिलाएं जो लिन सिटी के बाहर लू परिवार में शादी करना चाहती हैं, वे लिन सिटी से लेकर विदेशों तक कतार में खड़ी हैं। जब आपकी सगाई की खबर फैलती है तो बहुत सारी लड़कियां आपसे ईर्ष्या करने लगती हैं। ये सुनकर झोली को खुशी हुई, लेकिन उसने चिंतित भाव बनाए रखा। मैं ऐसी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता। आप दिल के मामलों पर दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन मैं वास्तव में आंटी किन को पसंद करता हूँ। भले ही मैं आंटी किन के साथ रिश्ता खत्म न करूँ, मैं आंटी की पोती बनने और हमेशा अंकल और आंटी का सम्मान करने को तैयार हूँ। देखो ये लड़की कितनी प्यारी है। श्रीमती सन ने झोली की अंतहीन प्रशंसा की। श्रीमती लू झोली की प्रतिक्रिया से संतुष्ट थी और झोली का हाथ थपथपाते हुए मुस्कुराई। ठीक है, हम यहाँ ताश खेलेंगे। आप अध्ययन कक्ष में आहियान के साथ अध्ययन करने जा सकते हैं। हमारे बारे में चिंता न करें। फिर 11 ऊपर जाओ चाची। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बुलाओ, झोली ने ईमानदारी से कहा। उसने सुनिश्चित किया कि एयर कंडीशनिंग सेट हो और उसने आत्मविश्वास से प्रस्थान करने से पहले चाय और नाश्ता तैयार किया। एक बार जब वह चली गई, श्रीमती सन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह श्रीमती लू की ओर मुड़ी और बोली, मैंने हाल ही में कुछ सुना है और मुझे यकीन नहीं है कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। श्रीमती लू को यह अजीब लगा कि श्रीमती सुन इतनी गंभीर नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? श्रीमती सन ने कहने से पहले झिझकते हुए कहा, मैंने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने इसे केवल अपनी बेटी से सुना था, लेकिन अब जब मैंने देखा कि आप झोली को कितना पसंद करते हैं तो मैं आपको वह सब कुछ बताने के लिए बाध्य महसूस करती हूँ जो मैं जानती हूँ। जारी रखें। हालांकि सन परिवार लू परिवार जितना धनी नहीं था, श्रीमती सन के पति एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। श्रीमती लू अब भी उनका सम्मान करती थी और उनकी बातों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करती थी। श्रीमती लू की चौकस निगाह देखकर श्रीमती सन को अचानक अपनी बात कहने की इच्छा महसूस हुई और वह धीमी आवाज में बोली, मैंने सुना है कि झोली हाई सिटी में जाने के बाद हाई सिटी के एक अमीर युवक मिस्टर जिन के साथ घनिष्ठ संबंध बना चुकी है। ऐसा लगता है कि वे डेटिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, श्रीमती लू का रंग बदल गया। ये सच नहीं हो सकता। उस समय झोली सिर्फ एक अनुभवहीन युवा लड़की थी। वह एक युवक के साथ इस तरह का रिश्ता कैसे रख सकती थी? जरूर कोई गलती होगी। अध्याय 301 हस्तक्षेप। हालांकि श्रीमती सन ने देखा कि श्रीमती लू कुछ संशय में और झिझक रही थी, उन्होंने आगे कहा, मैं सच कह रही हूँ। दोनों परिवारों ने लगभग सगाई कर ली थी, लेकिन फिर एक गंभीर कैंपस हिंसा की घटना हुई। तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया के कारण झो परिवार हाई सिटी में नहीं पहुंच सका और लिन सिटी लौट आया। बोलते समय श्रीमती लू को वह गपशप याद आ गई जो तब फैली थी जब झो परिवार पहली बार लिन सिटी लौटा था। इसमें से अधिकांश का तात्पर्य यह था कि झो लियांग को हाई सिटी से बाहर निकाल दिया गया था और उसके पास लिन सिटी लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि क्योंकि हाई सिटी और लिन सिटी बहुत दूर थे और हो सकता है कि खबर को जानबूझकर दबाया गया हो, मामला जल्दी ही लोगों के ध्यान से ओझल हो गया। श्रीमती लू ने इसके बारे में कुछ सुना था, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि झो परिवार का व्यवसाय विफल हो गया था या सफल हो गया था। लू परिवार की वर्तमान स्थिति केवल व्यावसायिक विलय पर नहीं बनी थी। वह बस एक स्पष्ट पृष्ठभूमि वाली बहू चाहती थी। मेशु पहले सही विकल्प था, लेकिन अब ये झो ही था। हालांकि अगर झो ही वास्तव में इतनी गंभीर घटना में शामिल थी तो श्रीमती लू को पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता थी। वह स्पष्ट अतीत वाले किसी व्यक्ति को लू परिवार में शादी करने की अनुमति नहीं दे सकती थी, जिससे अशांति फैल गई। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए किसी को हाई सिटी भेजूंगा। 4 रुपए, लू ने उत्तर दिया। श्रीमती सुन ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसके बारे में केवल सुना है। सिर्फ इस वजह से लड़की को नजरअंदाज न करें। अगर वह वास्तव में लू यान को पसंद करती है तो इन अफवाहों पर स्पष्टीकरण दे और सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। श्रीमती लू ने मुस्कुराकर संकेत दिया कि वह समझ गई हैं। ताश का खेल जारी रहा और उनमें से किसी ने भी कमरे में शांति छा जाने के बाद बाहर की ओर आते तेज कदमों पर ध्यान नहीं दिया। सड़क पर बाजार में हलचल और भीड़ थी। एक युवा लड़की भीड़ के बीच से चतुराई से आगे बढ़ी और अंततः उसने अपनी पसंद की जगह चुन ली। उसने अपना चेहरा पूरी तरह ढकने के लिए धीरे से अपनी टोपी का किनारा उठाया। आगे एक क्रोधित व्यक्ति की आवाज जमीन पर एक महिला का अपमान करती रही। उसने बुरी तरह से उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था कि इसे मत खरीदो, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मांस महंगा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अमीर परिवार से हो?
तुम इस मांस पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? मैं इसे अपने लिए नहीं खरीद रहा हूँ। मेरी चाची ने हमारी बहुत मदद की, मैं उसके पास ले जाने के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। महिला ने अपना बटुआ पकड़ा और अपनी बात रखी। उस व्यक्ति को आसपास के दर्शकों की आलोचनात्मक दृष्टि महसूस हुई और वह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने महिला के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। बेकार, मैंने तुम जैसी मूर्ख औरत से शादी कैसे कर ली? अरे, तुम उसे क्यों मार रहे हो? भीड़ में से कुछ महिलाएं अधिक समय तक खड़ी नहीं रह सकी और छोटे समूहों में हस्तक्षेप करने लगी। जब उस आदमी ने ये सुना तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी आवाज ऊंची की और डांटते हुए कहा, इसका तुम बूढ़ी महिलाओं से क्या लेना देना है? जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ, मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप मत करो। तुम्हें क्या हुआ? यदि तुम हमारा रास्ता रोकोगे तो हम किराने का सामान कैसे खरीदेंगे? बड़ी उम्र की महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं थीं और उन्होंने रौबदार रवैया अपना लिया। वे इस मामले में शामिल होने पर आमादा थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लड़की, तुम अभी भी इस आदमी के साथ क्यों हो? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें उसे तलाक दे देना चाहिए और जितना संभव हो उससे दूर रहना चाहिए। भीड़ में मौजूद लोग और अधिक उत्तेजित हो गए और अपनी राय देने लगे। उस आदमी का गुस्सा पहले से ही अपनी सीमा पर था। जब वे जाने लगे तो उसने महिला को जमीन से झटका दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ हंगामा मत करो, तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुमसे निपट लूंगा, कुतिया। नहीं, महिला डर के मारे सहम गई। थप्पड़ से उसका गाल पहले से ही सूज गया था। चुप रहो बकवास, एक और शब्द एक, यारा ने अब सबके सामने तुम्हें परेशान कर दिया है। पुरुष ने अधीरतापूर्वक महिला को भीड़ से बाहर खींचने की कोशिश करते हुए चेतावनी दी। इंतजार। अचानक टोपी पहने लड़की उनके रास्ते में आ खड़ी हुई। उस आदमी का क्रोध चरम पर पहुंच गया था। आखिर आप हैं कौन? क्या आपने एक अच्छा कुत्ता होने और सड़क अवरुद्ध न करने के बारे में नहीं सुना है? अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। लड़की का चेहरा उसकी टोपी से छिपा रहा, जिससे उसकी भावनाओं को पढ़ना असंभव हो गया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे, मानो वह डर रही हो, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिली। जो महिलाएं ये हंगामा देख रही थी वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़की का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। युवा महिला, इस तरह के पुरुषों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें शामिल मत होइए, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या तुमने सुना? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो दफा हो जाए, धिक्कार है, कितना बदकिस्मत है। उस आदमी ने शाप दिया और लड़की को बाईपास करके जाने ही वाला था। जैसे ही वह उसके पास से गुजरने वाला था, युवा लड़की ने अचानक ठंडी हंसी निकाली। जब से मैंने ऐसा मजेदार चुटकुला सुना है तब से काफी समय हो गया है। आप कहते हैं कि आप मुझे मारना चाहते हैं। क्या तुम पागल हो या कुछ और? आज मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही आदमी ने जबरदस्ती महिला का हाथ छुड़ाया और फिर अपनी मुट्ठी अभी भी शांत लड़की की ओर घुमा दी। भीड़ हौंफने लगी और किसी ने पुलिस को फोन करने के लिए पहले ही अपना फोन निकाल लिया था। लेकिन जब उन्हें लगा कि कोई त्रासदी सामने आने वाली है तो वह लड़की, जो स्थिर और स्तब्ध खड़ी थी, अचानक हिल गई। अध्याय 302, मुठभेड़ का नाटक करना। कोई भी ठीक से समझ नहीं सका कि वह ऐसा करने में कैसे कामयाब रही। हालांकि पूरी घटना एक पल में सामने आ गई और वह आदमी असहनीय दर्द में अपनी कमर को पकड़कर दर्द से कराह रहा था। शहर। महिला अपने पति को खड़ा होने में मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन वह आदमी अत्यधिक दर्द में था और उसने महिला को पीछे धकेल दिया। गलती से उसका हाथ जमीन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े पर कट गया, जिससे ताज़ा खून बहने लगा। अरे, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? उसने तुम्हें मारा और तुम उसके बारे में चिंतित हो। यहाँ तक कि जो महिलाएं देख रही थीं वे भी अब खड़े नहीं रह सकी और महिला को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने के लिए आगे आईं। ये सिर्फ एक सबक है। अगली बार अगर मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से किसी महिला को मारते हुए देखूंगा तो मैं तुम्हें पीट पीट कर लुगदी बना दूंगा। लड़की ने क्रोध भरी दृष्टि से अपनी टोपी नीचे खींचने और चलने से पहले इस धमकी को छोड़ दिया। महिला वहीं खड़ी रही, हैरान होकर लड़की की पीछे हटने वाली दृढ़ आकृति को देखती रही जब तक कि वह बाजार के दूर के छोर पर एक कोने में गायब नहीं हो गई और फिर वह चुप हो गई। तुम क्या देख रहे हो? मुझे पीटा गया और तुमने पुलिस को बुलाने के बारे में भी नहीं सोचा। वह आदमी, जो अब तीव्र दर्द से मुक्त हो गया था, महिला के पास आया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। अरे, तुम उसे फिर क्यों मार रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? कई दर्शक, जो उस व्यक्ति के व्यवहार से क्रोधित हो गए थे, अपना असंतोष व्यक्त करने लगे। बड़बड़ाते हुए आदमी ने महिला की कलाई पकड़ ली और उसे जबरन बाजार से दूर खींच लिया। घर वापस आकर आदमी ने उस पर अपनी भड़ास निकाली और उसे बेरहमी से पीटा। मारपीट के बीच वह चिल्लाया, कुतिया, ये सब तुम्हारी वजह से है। लानत है, मुझे तुम्हारे साथ लिन सिटी नहीं आना चाहिए था। यहाँ ये सभी लोग पागल हैं। फूहड़ बकवास, मैं तुम्हें आज पीट पीट कर मार डालूंगा। घर के अंदर महिला दर्द से चिल्लाती रही, भागती रही और छिपती रही, फिर भी वह चोटों से घिरी हुई थी। इस बार
वह आदमी अपना आपा खो चुका था और तब तक नहीं रुका जब तक उसने उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाला। दरवाजे के बाहर टोपी पहने लड़की मंद रोशनी वाली सीढ़ी पर चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी टोपी उतार दी और नीचे पसीने से लथपथ बाल दिखने लगे। इस इमारत में हर घर के लिए एक सीढ़ी थी, इसलिए भले ही महिला को उसके अपार्टमेंट में पीट पीट कर मार दिया गया हो, किसी और को कोई शोर नहीं सुनाई देगा। मेईशू ने कसकर अपनी मुठियां भींच ली और खुद को मजबूर किया कि वह आवेग में आकर काम न करे। उसकी सावधानीपूर्वक नियोजित योजना को सिर्फ इसलिए बाधित न करे क्योंकि उसे महिला के लिए खेद महसूस हुआ। हालांकि उसने अभी भी अपने कान खुले रखे, उसे चिंता थी कि इस घटना के कारण महिला की जान जा सकती है। थोड़ी देर के बाद, शायद इसलिए कि वह आदमी थक गया था, कमरे के अंदर से अचानक भारी तेज हौंफने की आवाजें आने लगीं। उसके बाद फर्श पर कांच के टूटने की आवाज आई। महिला फिर से चिल्लाए, स्पष्ट रूप से सदमे में, लेकिन फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। मेईशू सावधानी से दरवाजे के पास पहुंची। वह हल्की हल्की आवाज सुन सकती थी कि कोई अंदर से टूटा हुआ शीशा हटा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी गंभीर नहीं हुआ था। उसने राहत की सांस ली, इस विश्वास के साथ कि अंदर का आदमी दोबारा महिला पर हाथ नहीं उठाएगा। मेईशू दरवाजे से दूर हो गई और लिफ्ट को बुलाया। अगले दिन मेईशू उसी अपार्टमेंट परिसर में लौट आई। वह एक छात्रा होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ी होकर अपने नोट्स पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि धूप का चश्मा और मास्क पहने एक महिला कूड़ा फेंकने के लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही है। मेईशू ने लापरवाही से उससे संपर्क किया। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, उसने लड़खड़ाने का नाटक किया और गलती से महिला के चेहरे से धूप का चश्मा गिर गया। एक पल में महिला की आंखें चोट से सूजी हुई प्रकट हो गईं। ओह, मुझे बहुत खेद है बहन, क्या तुम ठीक हो? मेईशू ने जल्दी से धूप का चश्मा उठाया। मैं ठीक हूँ। महिला ने जल्दी से अपना धूप का चश्मा वापस पहना और बिना पीछे देखे ऊपर की ओर जाने लगी। मेईशू उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। उसने महिला को रोका और धीरे से पूछा, बहन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? नहीं, धन्यवाद, महिला ने झिझकते हुए उत्तर दिया। वह स्पष्ट रूप से सतर्क थी। उसे डर था कि उसका दुर्व्यवहार करने वाला पति उसे उसकी चोटों के साथ देख सकता है। अगर उसे पता चला कि उसने आसानी से किसी अजनबी को अपने घाव बता दिए हैं, तो संभवतः उस शाम उसे हिंसा के एक और दौर का सामना करना पड़ेगा। दीदी, क्या आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है? मेईशू ने अपनी जेब से टिश्यू का एक पैकेट निकाला और उसे सौंप दिया। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आंखों से खून बह रहा है। शायद आपको उन्हें पोंछ देना चाहिए। यदि तुम्हें कोई कठिनाई हो तो तुम मुझे बता सकते हो। टिश्यू लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले महिला मुस्कुराई और एक पल के लिए झिझकी। धन्यवाद छोटी बच्ची, मैं सचमुच ठीक हूँ। बेहतर होगा कि तुम घर चली जाओ। इतना कहकर वह तेजी से लिफ्ट में चढ़ गई। दीदी, क्या आप यहाँ नए हैं? मेईशू ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। मेरा परिवार एक ही यूनिट में रहता है, शायद इसीलिए हम पहले नहीं मिले। मेईशू का आचरण मधुर और मासूम था और उसकी आवाज सौम्य थी। महिला को बहन कहने का अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा, जिससे वह उस लड़की के करीब महसूस करने लगी। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, टेस, हम अभी अभी यहाँ आए हैं। आप किस मंजिल पर रहते हैं? मुझे आपके लिए लिफ्ट दबाने दीजिए। 10वीं मंजिल। मेईशू मुस्कुराया। महिला थोड़ी हैरान हुई। तुम मेरे घर के ठीक नीचे रहती हो। टिश्यू के लिए धन्यवाद छोटी बच्ची। दीदी, आपको मेरे साथ समारोह में खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पड़ोसी हैं, हमारे पास अभी भी साथ रहने के लिए बहुत समय है। एक आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला। मेईशू पहले बाहर चली गई, लेकिन उसने अपना शरीर थोड़ा मोड़ लिया और जाने की जल्दी में नहीं थी। दीदी, मेरे पास घर पर कुछ दवाएं हैं, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। अध्याय 303 घरेलू दुर्व्यवहार। नहीं, ये आवश्यक नहीं है, महिला ने एक बार फिर मना कर दिया। और फिर, जैसे कि किसी चीज से डर रही हो, जैसे ही मेईशू ने सीढ़ी को पूरी तरह से छोड़ दिया, वह अपनी मंजिल पर लौटने के लिए लिफ्ट का बटन दबाने के लिए दौड़ी। आपको इतना समय क्यों लगा? जब महिला अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका पति काला भावहीन चेहरा पहने हुए उसे घूर रहा था। महिला का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की, मैं बस कूड़ा उठाने के लिए नीचे गई थी और वापस आ गई। मैंने किसी से बात नहीं की। हमारा अस्थायी अपार्टमेंट 11वीं मंजिल पर है, इसलिए जब हम दूसरी मंजिल पर रहते थे तब की तुलना में वापस आने में अधिक समय लगता है। अब आप बहाने बनाना भी सीख रहे हैं। उस आदमी ने महिला के बाल पकड़ लिए और उसका सिर जोर से दरवाजे पर पटक दिया। फिर उसने उसे जमीन पर खींच लिया। मैंने इसे ऊपर से स्पष्ट रूप से देखा। तुमने दूसरों के सामने अपना धूप का चश्मा उतारने की हिम्मत की। तुम किसके लिए दयनीय होने का नाटक कर रही हो फूहड़? कृपया मुझे मत मारो प्रिय, मत करो। महिला ने अपना सिर पकड़कर गिड़गिड़ाई, लेकिन पुरुष के मुंह उस पर लगातार तूफान की तरह बरस रहे थे। क्या तुम मेरे नियम भूल गए? यदि तुमने जानबूझकर अपनी चोटों को फिर से दूसरों के सामने उजागर करने का साहस किया
तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा ताकि तुम्हें मुझे बाहर शर्मिंदा होने से बचाया जा सके, बेकार कुतिया। वाह, तुम सचमुच बहुत अपमानजनक हो। आदमी ने बड़बड़ाते हुए बियर की बोतल उठाए और महिला पर मारने से पहले बची हुई बोतल पी ली। बोतल टूट गई और महिला की दर्दनाक चीख निकल गई। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। उसी वक्त बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। महिला बिखरे बालों के साथ जमीन पर लेटी हुई तनावग्रस्त थी। उसे अचानक याद आया कि उस दयालु लड़की ने उसे दवा लाने के बारे में क्या कहा था। वह झट से उठी और लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए झिझकते हुए आगे बढ़ने से पहले उसने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछ लिया। कौन है भाई? दीदी, ये मैं हूँ। दरवाजे के बाहर से मेरी शू की मधुर आवाज आई। वह आदमी तुरंत सतर्क हो गया, बोतल को अपनी पीठ के पीछे छिपाकर दरवाजे तक गया और पूछा, तुम्हें बहन कब मिली? वह मेरी बहन नहीं है, महिला ने झट से इनकार कर दिया। वह नीचे की लड़की है और उसके माता पिता घर पर हैं। तभी उस आदमी ने बोतल अपने पीछे छिपा ली और उसे दरवाजा खोलने का इशारा किया। यदि आप कुछ भी अजीब कोशिश करते हैं तो 111 आपको तुरंत मार डालेगा। महिला डर के मारे सिकुड़ गई, फिर झिझकते हुए दरवाजे की कुंडी घुमाने के लिए हाथ बढ़ाया और बाहर इंतजार कर रही प्यारी लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था कि अब मत आना। मासूम बच्ची ने तरह तरह के मलहमों की थैली थमा दी। दीदी, इतनी विनम्र मत बनो। मेरी माँ हमेशा मुझसे दूसरों की मदद करने के लिए कहती है और यह सिर्फ एक छोटा सा उपकार है। फिर जैसे कि उसने अभी अभी अंदर के आदमी को देखा हो, उसने अपना मुंह ढकते हुए आश्चर्य से कहा, ओह, घर पर कोई और भी है। बहन, मैं चलता हूँ। कृपया सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आप दोबारा गिरकर इस तरह चोट न खाएं। मैं देखता हूँ आपको। धन्यवाद। दयालु लड़की को विदा करने के बाद महिला को अंततः राहत मिली। जैसे ही लड़की चली गई, वह पीछे मुड़ी और उस आदमी से आंखें मिला लीं जो उसे बुरी नजर से देख रहा था। उसका दिल उछल पड़ा और उसने तुरंत कहा, वन एक ने वास्तव में उसे कुछ भी नहीं बताया। आपने सुना कि मैंने क्या कहा? मैं गिर गया और मुझे इस तरह चोट लगी। उस आदमी ने उस पर ठंडी नजर डाली, फिर खूंखार लिया और सोने के लिए कमरे में वापस चला गया। महिला दुर्व्यवहार के एक और दौर से बाल बाल बच गई। उसकी उंगलियों ने बैग को अपनी हथेली में जकड़ लिया था और उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। लड़की होशियार थी। जब उसका धूप का चश्मा टूट गया तो वह इतनी घबरा गई थी कि उसके पास अपने चेहरे की चोटों को छिपाने का समय नहीं था। फिर भी एक पल में लड़की उसके लिए एक बहाना लेकर आई थी। उन शब्दों के बिना वह उस आदमी की क्रूरता का शिकार बनी रहती, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस सब के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। उसने चुपचाप फर्श पर लगे कांच के टुकड़ों को साफ किया और फिर खिड़की के पास चली गई। तेज धूप में वह अपने घावों पर मरहम लगाने लगी। अगले दिन महिला को नीचे वही कल वाली लड़की दिखी। आज उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा अधिक आराम महसूस हुआ और उसका शरीर उतना तनावग्रस्त नहीं था। कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वास्तव में आपको दोबारा हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। दीदी, भले ही मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। लड़की ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसे आश्वासन दिया। महिला को उसका प्यारा व्यवहार पसंद आया और इसने उसे शादी से पहले के समय की याद दिला दी। उसने कहा, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बारे में क्या यह आपके लिए स्कूल जाने का समय नहीं है? तुम यहाँ अकेले क्यों पढ़ रहे हो? लड़की ने चेहरे पर अफसोस के भाव के साथ अपना सिर झुका लिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने स्कूल से जल्दी छुट्टी ले ली। मेरी माँ ने मुझसे बाहर आकर थोड़ी धूप लेने के लिए कहा। मैं समझ गया, बेचारा बच्चा। महिला मदद नहीं कर सकी लेकिन उसके लिए खेद महसूस किया। लड़की बहुत मिलनसार थी। दीदी, भले ही मैं बच्चा नहीं हूँ, अगर आप चाहें तो आप मुझे श्वे कह सकती हैं। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।